नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा बारले, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम डॉक्टर राधाबाई गवर्नमेंट नवीन कन्या कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपको एमएससी सेकेंड सेम के पेपर 5th के यूनिट 4th के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन, उस फाइनाइट स्टेट मशीन के सेकेंड पार्ट इक्विवेलेंट मशीन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है ये आपको बताया था। आज हम देखते हैं कि कोई भी दो फाइनाइट स्टेट मशीन आपस में इक्विवेलेंट पोजीशन में कब कहलाता है। देखिए, कोई भी दो फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो आपस में इक्विवेलेंट पोजीशन में कहलाता है। Equivalent machine have the identical terminal behavior even through their internal structure might be different. हमको सिर्फ दो मशीन आपस में इक्विवेलेंट कब कहलाता है जब उनके सेम इनपुट के अकॉर्डिंग हमको जो आउटपुट है वो सेम मिलता है। जैसे यहाँ पे S0 का आउटपुट 0 है, S1 का आउटपुट 0 है, S2 का आउटपुट 0 है, S3 का आउटपुट 0 है, S4 का आउटपुट 1 है। सेम इनपुट स्टेट्स के जो आउटपुट है हमको सेम मशीन में दूसरे मशीन में दिखाई दे रहा है कि S0 का जो आउटपुट है वो 0 है, S1 का 0 है, वैसे S4 का कितना है हमारे पास 1 है। इस इक्विवेलेंट मशीन में हमारे पास ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि इनकी के जो इंटरनल जो स्टेट्स है वो कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि इसमें दोनों मशीन में जब हम इसमें जो इस मशीन में जो इनपुट भेजेंगे तो ये भी हमको वही आउटपुट देगा जो कि ये मशीन देगा। इसलिए हम इन दोनों मशीन को क्या बोल सकते हैं कि दोनों मशीन किस पोजीशन में है, आपस में इक्विवेलेंट पोजीशन में है। अब देखते हैं कि कोई भी दो मशीन इक्विवेलेंट पोजीशन के लिए हम इक्विवेलेंट मशीन क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि जब कोई चीज हमें छोटी चीजों में छोटी उसमें मिल जा रहा है वही सेम काम जो कि तो हम उसमें बड़ी मशीन का क्यों यूज करें। देखिए, पहले वाली मशीन में S0 से लेके S7 तक स्टेट यूज किया गया है, जबकि सेकेंड मशीन में S0 से लेके S4 स्टेट यूज किया गया है और हमको सेम इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट भी हमको दोनों ही मशीन सेम दे रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब हमको कोई चीज छोटी उसमें वही सेम चीज मिल रहा है तो हम दूसरी चीज को ही यूज करेंगे, जो छोटी चीज को यूज करेंगे। तो हम इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, किसी दो मशीन की जो भी इक्विवेलेंट मशीन है उसके बारे में हम उसको पढ़ते हैं या उसकी देख सकते हैं कि हम कब कोई दो मशीन आपस में इक्विवेलेंट पोजीशन में कहलाता है। हमको कोई भी दो मशीन को इक्विवेलेंट पोजीशन में बनाने के लिए हमको किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमको जरूरत पड़ता है कि कोई भी मशीन इक्विवेलेंट कब होगा, जब हमारे पास सबसे पहले हमको क्या मिलेंगे, उनके इक्विवेलेंट स्टेट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी दो स्टेट आपस में इक्विवेलेंट स्टेट में कब कहलाता है। टू स्टेट SI/SJ of the finite state machine M SIO0 FG and S0 are said to be equivalent if for every x belonging to I f of xi of x and is equal to f of xj of x। जहाँ पे SI और XJ मतलब क्या है, हम इन दो स्टेट को क्या बोलना चाहते हैं, इक्विवेलेंट स्टेट बोलना चाहते हैं। तो ये दोनों ही स्टेट आपस में इक्विवेलेंट स्टेट कहलाएंगे कब, जब किसी भी इनपुट एवरी इनपुट के अकॉर्डिंग जो इनका ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास इक्वल मिलना चाहिए। यहाँ पे I जो है क्या है, यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट है, क्योंकि x जो है वो कहाँ से लिया गया है, इनपुट अल्फाबेट से लिया गया है, और यहाँ पे f क्या है होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है फाइनाइट स्टेट मशीन का। तो हमारे पास ये जो है कोई भी दो स्टेट को हमें इक्विवेलेंट स्टेट कहने के लिए इस कंडीशन को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। कोई भी इक्विवेलेंट स्टेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास जीरो इक्विवेलेंट स्टेट, जीरो तुल्य अवस्थाएं। कोई भी दो स्टेट है आपस में जीरो इक्विवेलेंट स्टेट कहलाता है कब, जब हमें उन मशीन के उस स्टेट के जो आउटपुट है वो सेम मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मशीन है आपके पास, यहाँ पे S0 का आउटपुट 0 है, S1 का आउटपुट 0 है, वैसे ही S3 का आउटपुट भी क्या है, 0 है। मतलब ये तीनों ही जो स्टेट्स हैं इनके आउटपुट क्या है, सेम है, वो क्या मिल रहा है आपको 0। इसलिए ये तीनों ही आपस में कौन सी इक्विवेलेंट कहलाएंगे, जीरो इक्विवेलेंट। वैसे ही यहाँ पर एक S2 स्टेट है जिसका आउटपुट कितना मिल रहा है 1, यहाँ पे S4 स्टेट है जिसका आउटपुट कितना मिल रहा है हमको 1। मतलब इन दोनों ही स्टेट के आउटपुट हमको अगेन क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसलिए ये दोनों स्टेट भी आपस में कौन सी पोजीशन में है, जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्टेट जीरो इक्विवेलेंट में कब कहलाता है, जब वो उनके आउटपुट जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे S0 S1 और S3 जीरो इक्विवेलेंट में है क्योंकि इनके आउटपुट 0 है। वैसे यहाँ पे S2 और S4 आपस में जीरो इक्विवेलेंट में है क्योंकि उनके आउटपुट क्या है, सेम है, वो है 1। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास जीरो इक्विवेलेंट होता है उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक 1 इक्विवेलेंट भी होता है। 1 इक्विवेलेंट, कोई भी दो स्टेट आपस में 1 इक्विवेलेंट पोजीशन में कहलाएंगे कब, जब उसको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। पहला तो ये है कि SI और SJ के क्या होंगे, आउटपुट सेम होने चाहिए, जो कि जीरो इक्विवेलेंट के लिए भी जरूरी था हमारे लिए। लेकिन 1 इक्विवेलेंट के लिए एक कंडीशन और सेटिस्फाई करवाना पड़ता है, वो होता है हमारे पास एवरी इनपुट लेटर द नेक्स्ट स्टेट
नेक्स्ट स्टेट एस आई एंड एच जे आर द जीरो इक्विवेलेंट। मतलब हर इनपुट के अकॉर्डिंग जो उसका नेक्स्ट स्टेज होता है एफ आई और एस जे, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो उस कंडीशन की बात कर रही थी मैं आप लोगों को कि एफ ऑफ एस आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एस आई ऑफ जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वो कंडीशन यहाँ पे जो है वो जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन में होना चाहिए। किसके लिए, वन इक्विवेलेंट कंडीशन के लिए ये जीरो इक्विवेलेंट होना चाहिए। आइए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक आपके पास एक फाइनल स्टेट मशीन है। ये मशीन देखिए, इस मशीन में सबसे पहले तो देखते हैं कि पहली कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन देखते हैं कि आउटपुट किस किस के सेम है। तो यहाँ पे देखिए S0, S1 और S3 तीनों के ही आउटपुट कितने हैं, 0 है। तो पहली कंडीशन इन तीनों ही स्टेट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ये तीनों स्टेट वन इक्विवेलेंट में है, जीरो इक्विवेलेंट में तो थे ही क्योंकि इनके आउटपुट सेम है। क्या अब हमको देखना है क्या ये तीनों स्टेट आपस में वन इक्विवेलेंट में है। तो वन इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास दूसरी कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन के लिए हम देखते हैं कि S0 अगर वन इनपुट लेता है तो वो क्या देता है हमको, S1। लेकिन S1 जो है वन इनपुट लेता है तो वो हमको क्या देता है, S2। क्या ये दोनों ही आपस में जीरो इक्विवेलेंट में है, जीरो इक्विवेलेंट मतलब क्या इन दोनों के आउटपुट सेम है। तो देखो S1 का आउटपुट कितना है, 0, S2 का आउटपुट कितना है, 1। मतलब S1 और S2 के जो आउटपुट है वो सेम नहीं है। सेम नहीं होने की वजह से वो आपस में जीरो इक्विवेलेंट में नहीं है, इसलिए वो इसकी सेकंड कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए S0 S1 के साथ में वन इक्विवेलेंट कंडीशन में नहीं होगा। अब देखते हैं क्या S0 S3 के साथ में, क्योंकि उनकी भी आउटपुट सेम है। तो S0 देखिए वन इनपुट के साथ में S1 दे रहा है, S3 भी वन इनपुट के साथ में क्या दे रहा है, S4। क्या S1 और S4 जीरो इक्विवेलेंट में है, जीरो इक्विवेलेंट मतलब क्या उनके आउटपुट सेम है। तो यहाँ पे देखते हैं S1 का आउटपुट कितना है, 0 और S4 का आउटपुट कितना है, 1। अगर इसका मतलब क्या है, आउटपुट अगेन दूसरा आ गया, मतलब वो जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन में नहीं है। इसलिए S0 S1 और S3 के साथ में वन इक्विवेलेंट पोजीशन में नहीं होगा। वैसे अब हम देखते हैं कि और किस किस का आउटपुट हमें को सेम मिल रहे हैं, क्योंकि हमको पहली कंडीशन बहुत से लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर S1 और S3 के भी आउटपुट कितना था, 0 0। इसका मतलब S1 S3 के साथ में वन इक्विवेलेंट में हो सकता है। अब देखते हैं है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए S1 वन इनपुट लेके क्या दे रहा है, S2 और S3 भी वन इनपुट लेके क्या दे रहा है, S4। क्या S2 और S4 जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन में है, जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या उनके आउटपुट सेम है, बिल्कुल। S2 और S4 का आउटपुट कितना है, 1 1, मतलब सेम है, इसलिए वो जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन में है। इसके बाद दूसरा इनपुट के साथ में एक तो हो गया, दूसरे के लिए देखिए S1 2 के साथ में हमको क्या दे रहा है, S0 और S3 भी 2 के साथ में क्या दे रहा है, S1। क्या S0 और S1 आपस में जीरो इक्विवेलेंट में है, जीरो इक्विवेलेंट में है, मतलब क्या है उनके आउटपुट सेम है, बिल्कुल सेम है। S0 का आउटपुट 0 है और S1 का आउटपुट भी कितना है, 0। मतलब इन दोनों के आउटपुट भी क्या है, हमारे पास सेम है। इसलिए S1 और S3 ये दोनों कंडीशन को ही क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पहले तो उनके आउटपुट भी सेम है, दूसरे के दूसरे जो उनके इंटरनल स्टेट्स हैं F के साथ में, वो भी क्या मिल रहे हैं आपको, जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन में मिल रहा है। इसलिए S1 S3 के साथ में क्या हो रहा है, वन इक्विवेलेंट पोजीशन में कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने वन इक्विवेलेंट पोजीशन बनाया है वैसे हम क्या बना सकते हैं, टू इक्विवेलेंट पोजीशन बना सकते हैं। टू इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास अगेन दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला तो SI और SJ का सेम आउटपुट होना चाहिए, जो कि जीरो इक्विवेलेंट से हमारे पास चला आ रहा है। दूसरा, एवरी इनपुट लेटर द नेक्स्ट स्टेट SI एंड SJ आर द वन इक्विवेलेंट। वन इक्विवेलेंट के लिए जीरो इक्विवेलेंट होना चाहिए और टू इक्विवेलेंट के लिए वो आपस में कौन से इक्विवेलेंट में होना चाहिए, वन इक्विवेलेंट पोजीशन में होना चाहिए। तो इसी को अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते जाए तो हम वैसे ही हम क्या बना सकते हैं, के इक्विवेलेंट स्टेट बना सकते हैं। के इक्विवेलेंट स्टेट के लिए क्या होना चाहिए कि SI एंड SJ हैव द सेम आउटपुट एंड दूसरी कंडीशन देखिए के इक्विवेलेंट के लिए है, जैसे यहाँ पे 2 के लिए हमको 1 मिल रहा था, 1 के लिए हमको 0 मिल रहा था। तो ऑब्वियसली के के लिए हमको क्या मिलेगा कि एवरी इनपुट लेटर द नेक्स्ट स्टेट SI एंड SJ आर द K-1 इक्विवेलेंट। ठीक है। तो अब हम के इक्विवेलेंट की डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी दो स्टेट SI एंड SJ ऑफ द फाइनल स्टेट मशीन M are said to be a K equivalent if they have the same output, पहली condition, and for every input later they are successive are K-1 equivalent। ये मेन है आपका, K के लिए K-1, 2 के लिए 1 और 1 के लिए जीरो इक्विवेलेंट पोजीशन में वैल्यूज को होना पड़ता है। अब हम इस जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस रिलेटेड एग्जांपल है, क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फाइंड phi 0, phi 1, phi 2 are the following finite state machine. What is a phi?
पाई यहाँ पे पाई 0, पाई 1, पाई 2 क्या शो करता है, के इक्विवेलेंट को शो करता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको जो डेफिनेशन पढ़ाई थी, यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी के इक्विवेलेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पाई से। पाई 0 मतलब 0 इक्विवेलेंट लेना है, पाई 1 मतलब आपको 1 इक्विवेलेंट लेना है, पाई 2 मतलब आपको 2 इक्विवेलेंट पोजीशन लेना है। तो हम उसका यहाँ पे जो पाई 0 है वो इक्विवेलेंट क्लासेस को शो करता है, 0 इक्विवेलेंट क्लासेस, 1 इक्विवेलेंट क्लासेस एंड 2 इक्विवेलेंट क्लासेस। तो हमको इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे जो फॉलोइंग स्टेट मशीन बोला है, यहाँ पे नेक्स्ट में ये मशीन दी हुई है। ये जो मशीन है यहाँ पर देखिए S0 से चालू हो रहा है और इसमें 7 स्टेट्स है, S0 से लेके S7। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि हियर S is equal to S0, S1, S2, S6 is the set of states एंड यहाँ पे 2 इनपुट यूज कर रहे हैं 0 एंड 1। वैसे ही हम यहाँ पे ये जो मशीन है इससे हमको क्या निकालना है, पाई 0, पाई 1 एंड पाई 2 निकालना है। इसके लिए हम एक नोटेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो नोटेशन यूज किया है इसको हमने बिग ब्रैकेट में लिखा है SI। SI क्या है, आपका कोई भी स्टेट है और इसको बिग ब्रैकेट मतलब इक्विवेलेंट क्लासेस के लिए शो होगा और वो यहाँ पे लिखा है वो के मतलब हम उसकी के इक्विवेलेंट क्लासेस निकाल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था 0, 1, 2, 3 एंड हम के इक्विवेलेंट क्लासेस तक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो के डिनोट कर रहा है, मतलब ये जो मैंने सिंबल बनाया है, ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट द इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ द स्टेट SI अंडर द रिलेशन के इक्विवेलेंट। हम के इक्विवेलेंट रिलेशन के अंडर में ये वैल्यू निकालते हैं। अब हम सबसे देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेट है हमारे पास S0। S0 का हम लोग कौन सा इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, 0 इक्विवेलेंट। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो स्टेट आपस में 0 इक्विवेलेंट कहलाता है कब, जब उनके आउटपुट सेम होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने SI इज अ 0 इक्विवेलेंट टू S0। मतलब वो कौन से हैं जो S0 के साथ में हमको क्या दे रहे हैं, 0 इक्विवेलेंट दे रहे हैं। आपको 0 इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए होता है कि दो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके S0 के साथ S0 का आउटपुट और बाकी और किसके S0 के आउटपुट के साथ में उसकी वैल्यू सेम है। यहाँ पे S0 का आउटपुट कितना है, 0। तो इसका मतलब वो सभी SI कौन होंगे, वो सभी SI जिनके आउटपुट भी 0 होंगे, वो S0 के साथ में क्या होंगे, 0 इक्विवेलेंट पोजीशन में होंगे। तो यहाँ पे देखिए S0 के साथ में कौन 0 इक्विवेलेंट में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब S0, S1, S2, S3, S4 ये सबके ही आउटपुट हमको क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं। इसलिए ये सभी सेट में आ जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमको डेफिनेशन में जो मिला था कि SI और SI एंड S0 हैव द सेम आउटपुट। वो सभी SI जो S0 के साथ में सेम आउटपुट देंगे वो हमारे पास 0 इक्विवेलेंट में हो जाएंगे। अब हमारे पास इसको और आगे वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमारे पास सेट S में और भी मेंबर्स हैं। अभी तक हमने कितने मेंबर यूज किए हैं, केवल 5 ही मेंबर यूज किया है, जबकि हमारे पास 7 मेंबर हैं। तो बचे हुए मेंबर्स के लिए भी हम 0 इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो बचे हुए मेंबर कौन से, S0 से लेकर S4 यूज हो चुका है, S5। अब S5 का हम क्या देखेंगे, 0 इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले देखिए कि S5 का 0 इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या होगी, वो सभी SI जो है वो 0 इक्विवेलेंट में हो किसके, S5 के साथ में। S5 के साथ में हो, उसका मतलब ऐसे कौन है जिसमें S5 का आउटपुट और ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिसके आउटपुट हमको क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो सबसे पहले S5 पे आते हैं। तो S5 का आउटपुट कितना है, 1। तो इसका मतलब S5 के साथ में वो सभी स्टेट आपके 0 इक्विवेलेंट में कहलाएंगे जिसके आउटपुट्स भी क्या होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पे देखिए S5 के साथ में S6 और S7 के आउटपुट भी क्या दे रहे हैं हमको, 1 1। इसलिए यहाँ पर ये जो है SI वो आपस में S5, S6 और S7 भी किस पोजीशन में है, हमारे पास 0 इक्विवेलेंट पोजीशन में है। तो अब हमको लिखना है पाई 0, मतलब इन इक्विवेलेंट क्लासेस का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, पाई 0। तो पाई 0 इक्वल टू क्या होगा, पहले तो देखिए कि 0 मतलब 0 इक्विवेलेंट में कौन है, तो ये तीनों, ये पांचों का पेयर आपस में 0 इक्विवेलेंट में है और साथ में ये तीनों का पेयर भी आपस में क्या है, 0 इक्विवेलेंट में है। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमको पाई 0 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, पाई 1 निकालना है। पाई 1 निकालने के लिए हमको अब जैसे यहाँ पे हमने 0 इक्विवेलेंट लिया था, वैसे ही हमको यहाँ पे अब क्या लेना पड़ेगा, 1 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि अब S0 का, जैसे हमने 0 इक्विवेलेंट निकाला था, वैसे S0 का अब हम क्या निकालेंगे, 1 इक्विवेलेंट निकालेंगे।